हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 1 अगस्त का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे वंदना कटारिया पहली इंडियन वुमेन बन गई हैं जिन्होंने हैट्रिक स्कोर किया है एट द ओलंपिक्स। हर 3 गोल्स हेल्प इंडिया रिकॉर्डेड अ 4-3 विन ओवर साउथ अफ्रीका इन द फाइनल पूल मैच। तो फाइनल पूल मैच में जो इंडिया है वो जीत भी गया है और साउथ अफ्रीका हार गया है, विच हेल्प द टीम क्वालिफाई फॉर द क्वार्टर फाइनल्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 41 ईयर्स। तो 41 साल में पहली बार जो इंडिया की टीम है वो क्वार्टर फाइनल्स में जाएगी। तो वंदना कटारिया, बस आपको ये पता होना चाहिए, पहली महिला है जिन्होंने हैट्रिक स्कोर कर ली ओलंपिक्स में। 41 साल में पहली बार टीम जा रही है क्वार्टर फाइनल्स में। असम मिजोरम बॉर्डर के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, 2 डिमार्केशन है और ये सारा इशू आपको पता है। आगे चलते हैं। माइनस फिजिक्स मैथ्स सपोर्ट फॉर न्यू इंजीनियरिंग नॉर्म्स एंट्रेंस एग्जाम एट मीट। अब यहाँ पर नीति आयोग का ये कहना है, नीति आयोग ने ये आइडिया मूट किया था कि दोज कैंडिडेट्स हु हैव स्टडीड एनी 3 ऑफ द 14 सब्जेक्ट्स, जो भी 14 सब्जेक्ट्स बोले गए हैं जो भी क्लास 12th में होते हैं, उसमें से किसी ने अगर 3 सब्जेक्ट को भी पढ़ा है, जो भी AICTE ने बताया था कौन से वो 14 सब्जेक्ट्स हैं, तो वो इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो इन इट्स न्यू नॉर्म्स फॉर इंजीनियरिंग मे बी अलाउड टू कॉम्पीट इन ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो अब इसके लिए एक नया एग्जामिनेशन भी बनाया जा रहा है, उसको बोला गया है द ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसमें एक्सपेंडेड लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स जो कि ऑफर की गई है बाय द नीति आयोग AICTE कि अगर आपने इनमें से अपना 12th किया है तो आप इंजीनियरिंग परस्यू कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स हैव कॉशन्ड अगेंस्ट मेकिंग फिजिक्स एंड मैथ्स ऑप्शनल फॉर इंजीनियरिंग एंट्रेंस। एक्सपर्ट्स ने ये बात बोली है कि हमें कॉशियस रहने की जरूरत है अगर हम फिजिक्स और मैथ्स को हटा दे रहे हैं कुछ इंजीनियरिंग कोर्सेज से। हाउएवर द सजेशन दैट द ऑल इंडिया एग्जाम, अब ऑल इंडिया एग्जाम की बात कराई जा रही है उस बेसिस पर जो मूट किया गया AICTE के द्वारा और नीति आयोग के द्वारा। तो मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कंसेंसस बिल्ड है एट द टॉप कि ऐसा कराया जाए, कुछ सब्जेक्ट्स को हटाया जाए, फिजिक्स और मैथ्स को इंपॉर्टेंट ना रखा जाए कुछ इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए। आगे चलते हैं। अपटेक इन इकोनॉमिक एक्टिविटी बट इनकम स्ट्रेस, थर्ड वेव फियर्स वे हैवी। मल्टीपल हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स पॉइंट टू एन अपटेक इन इकोनॉमिक एंड बिजनेस एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक और बिजनेस एक्टिविटी तो बढ़ी है पिछले 2 महीनों में, लेकिन एक केवियट है, एक वार्निंग ये है, जैसे स्टेट्स को डर है कि रिसर्च हो सकता है, तो स्टेट्स पार्शियल मूवमेंट ही अलाउ कर रहे हैं रेस्ट्रिक्शंस का। रिजल्ट, सम इंडिकेटर्स दैट शोड अ सिग्निफिकेंट रिकवरी सिंस मे आर बिगनिंग टू फ्लैटन। तो कुछ अगर इंडिकेटर्स अच्छे भी हुए पर वो उस लेवल पे अच्छे नहीं हुए जो कि प्री पैंडेमिक लेवल हुआ करता था। और जैसे गूगल मोबिलिटी इंडेक्स डेटा शो दैट ऑन जुलाई 26 विजिट्स टू रिटेल एस्टेब्लिशमेंट, तो जो भी रिटेल एस्टेब्लिशमेंट्स में लोग विजिट करते थे, रेस्टोरेंट्स, कैफे, शॉपिंग सेंटर्स, वो लगभग 20% तक कम हो चुके हैं अगर प्री कोविड से कंपेयर किया जाए तो। Similarly, on June 26, visits to public transport hubs like bus and train stations for only 11% down from the COVID baseline. इसके अलावा जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट हब्स को यूज़ करते थे वो भी लगभग 11% कम हो गया अगर प्री कोविड बेसलाइन देखें। अब इसका रीज़न ये भी हो सकता है पेस ऑफ वैक्सीनेशन हमें बहुत तेज़ करने की ज़रूरत है, साथ ही क्योंकि थर्ड वेव का रिस्क कहीं ना कहीं तो बना हुआ ही है। द पेस ऑफ वैक्सीनेशन स्टैग्नेटेड, अभी हम देख रहे हैं जो वैक्सीनेशन का पेस है वो स्टैग्नेट हो गया है, बढ़ नहीं रहा उतनी तेज़ी से, जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में भी रिस्ट्रिक्शन देखने को मिल रहा है और इंडिकेटर्स कुछ ना कुछ स्लगिश तो हैं ही। आगे चलते हैं। अलाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ दिल्ली अलवर रेल कॉरिडोर ब्यूरो अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क पैनल टू सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पर जो रिज एरियाज़ हैं उनको नोटिफाइड फॉरेस्ट में क्लासीफाई किया जाता है, लेकिन एक्सटेंडेड रिज एरियाज़ को क्लासीफाई नहीं किया जाता है नोटिफाइड फॉरेस्ट में। तो पहली बात ये, जो रिज एरियाज़ आते हैं वो नोटिफाइड फॉरेस्ट एरिया में आते हैं। तो द रिज एरियाज विच आर एसेंशियली एक्सटेंशंस ऑफ द अरावली रेंजेस, तो यहाँ पर जो अरावली रेंजेस है दिल्ली में, तो जो भी रिज एरियाज है वो उसके अरावली रेंजेस के एक्सटेंशन ही है और लगभग 7,000 हेक्टेयर इन दिल्ली में एक्सटेंड है और उनको लंग्स ऑफ द कैपिटल भी माना जाता है। तो एजेंसी को अलाउ नहीं किया जाता है कि वो कंस्ट्रक्शन कर सकती है रिज में, साथ ही एक्सटेंडेड रिज एरिया में भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकती हैं। अगर उन्हें कंस्ट्रक्शन करना भी है तो उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी रिज मैनेजमेंट बोर्ड से और परमिशन लेनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट से वाया द सेंटर एम्पावर्ड कमेटी। तो यहाँ पे 2 लोगों से परमिशन लेने की जरूरत है, एक तो सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी के द्वारा, तो बेसिकली वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट परमिशन देगी, और रिज मैनेजमेंट बोर्ड के द्वारा। तो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट की बात चल रही थी जिसमें कि बेसिकली दिल्ली अलवर रेल कॉरिडोर बनाना है। तो अब पैनल ने सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि अलाउ कर देना चाहिए। तो द कमिटी ऑब्जर्व दैट द प्रोजेक्ट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट, क्योंकि प्रोजेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट में है। जो भी रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा वो लगभग ग्राउंड से 20 मीटर नीचे होगा, तो उसकी वजह से कोई पेड़ काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पब्लिक इंटरेस्ट में भी ऐसा प्रोजेक्ट यूजफुल है। रोड ट्रैफिक कंजेशन भी कम होगा, जिससे पोल्यूशन भी कम होगा दिल्ली में। तो रोड ट्रैफिक कंजेशन इज एक्सपेक्टेड टू ईज विद बेटर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एंड द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू एड्रेस रीजनल connectivity issues and develop an efficient multi-modal transport systems connecting Delhi NCR with rail, road and air। तो बस आपको रिज एरिया पता होना चाहिए। जो रिज एरिया होता है वो नोटिफाइड फॉरेस्ट होता है, एक्सटेंडेड रिज एरिया नहीं होता है। कुछ भी कंस्ट्रक्शन करना है तो उससे पहले परमिशन लेनी पड़ती है RMB की और सुप्रीम कोर्ट की वाया द सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी। आगे चलते हैं।
यहाँ पे प्रोजेक्ट टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर, तो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए एक प्रोजेक्ट था दिल्ली गवर्नमेंट का। तो बेसिकली दिल्ली गवर्नमेंट ने 25 एकड़ का एक रिजर्वायर बना दिया था जो भी फ्लड प्लेन से पाला में वहाँ पर। तो यमुना में जब भी पानी बढ़ेगा तो उस रिजर्वायर में कलेक्ट हो जाएगा और इससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा। तो द प्रोजेक्ट मेंट टू कैप्चर एक्सेस वाटर फ्रॉम द यमुना विद द लॉन्ग टर्म इंटेंशन ऑफ रिचार्जिंग द ग्राउंड वाटर। तो जो भी यमुना से एक्सेस वाटर आएगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा। तो इसको 3 ईयर पायलट स्कीम की तरह लॉन्च किया गया था 2019 में। लगभग 33 पीजोमीटर्स लगाए गए। उसके बाद ये देखा कि कितना ग्राउंड वाटर जो है ग्राउंड वाटर का रिचार्ज हुआ है। एक पीजोमीटर एक डिवाइस होती है जिससे डेप्थ ऑफ द ग्राउंड वाटर पता चलती है। तो लगभग 33 पीजोमीटर्स इंस्टॉल किए गए थे ये देखने के लिए कि क्या इम्पैक्ट हुआ रिजर्वायर को, कितना ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ है। आगे चलते हैं हम। यहाँ पे कॉन्फिडेंस इन पुलिस लो वर्क टू रीस्टोर पीएम टू आईपीएस प्रोबेशनर्स। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने आईपीएस जो भी प्रोबेशनर्स उनको ये बोला है जो लोगों का कॉन्फिडेंस है पुलिस में वो बहुत ज़्यादा कम है, तो इसे बढ़ाने के लिए कुछ करने की ज़रूरत है। जैसे कि इन द फील्ड वॉट एवर डिसीजन यू मेक मस्ट बी इन्फॉर्म्ड बाई नेशनल इंटरेस्ट एंड पर्सपेक्टिव। कि फील्ड में जो भी आईपीएस जाएंगे वो ये सोचे कि क्या वो जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो उन्होंने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए लिया है, पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए लिया है। द लिमिट्स ऑफ योर वर्क में भी लोकल, मतलब जैसे आईपीएस जिस एरिया में है तो उस एरिया के अकॉर्डिंग काम करेगा, लेकिन उसके बाद भी नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखने की जरूरत होती है। तो द लिमिट्स ऑफ योर वर्क में भी लोकल बट कीपिंग दिस टेलिस्मैन विल कम इन हैंडी। तो सारी चीज़ों को हमेशा नेशनल इंटरेस्ट के साथ में ध्यान रखते हुए करना चाहिए। तो हमेशा ये फीलिंग होनी चाहिए नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। तो ये बात प्राइम मिनिस्टर ने आईपीएस प्रोबेशनर्स को बोली है। अब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने एग्जाम्पल दिया नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का कि लोगों का नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है लेकिन पुलिस में लोगों का कॉन्फिडेंस उतना नहीं है। तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने जो अपनी ये पोजीशन बनाई है वो अपने काम के द्वारा बनाई है कि लोग उसमें इतना कॉन्फिडेंस रखते हैं कि कहीं भी कोई डिजास्टर आता है, अगर ये हो जाता है कि एनडीआरएफ आ रही है तो लोगों को एक सांत्वना होती है कि हाँ एनडीआरएफ उन्हें रेस्क्यू कर लेगी। तो द एनडीआरएफ इंस्टिल्स कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग डिजास्टर। डिजास्टर के टाइम में लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है एनडीआरएफ। पीपल थिंक, लोग सोचते हैं अगर एनडीआरएफ आएगी तो वो जरूर बच जाएंगे। इट हैज़ अर्न दिस कॉन्फिडेंस एंड रिस्पेक्ट थ्रू इट्स वर्क। तो ये जो एनडीआरएफ को रिस्पेक्ट मिली है वो उसके काम की वजह से ही मिली है। बट द एनडीआरएफ टू हैज़ मेनी पुलिस ऑफिशियल्स, और एनडीआरएफ में भी पुलिस ऑफिशियल्स तो बहुत सारे होते हैं। तो अगर वहाँ पे जो पुलिस ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं वो अपने में कॉन्फिडेंस इंस्टॉल करवा पा रहे हैं तो पुलिस फोर्स में क्यों नहीं है लोगों का कॉन्फिडेंस। तो ड्यूरिंग द पेंडेमिक ये परसेप्शन पुलिस ऐसी होती है, उसका काम वो परसेप्शन बदल रहा था, लेकिन बाद में देखा कि पेंडेमिक के बाद से सारी चीज़ें फिर से स्क्वायर वन में आ गई हैं। तो क्यों लोगों को कॉन्फिडेंस पुलिस में नहीं बढ़ रहा है। तो वेदर यू चेंज द सिस्टम और द सिस्टम चेंजेस यू विल डिपेंड अपॉन योर ट्रेनिंग। तो मतलब या तो इंसान को सिस्टम बदल देता है या तो इंसान सिस्टम को बदल देता है। तो ये बात इंसान के ट्रेनिंग पर डिपेंड करती है, उसके विल पावर पर डिपेंड करती है, उसके मोरल पर डिपेंड करती है। फिर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने ये वाला भी इशू रेस किया कि कैसे पुलिस फोर्सेज में विमेन का रिप्रेजेंटेशन कम है, तो उसको बढ़ाने के लिए स्ट्रेस किया। तो देयर हैज़ बीन अ कॉन्स्टेंट एफर्ट टू इंक्रीज वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन द पुलिस फोर्सेज इन द रीसेंट पास्ट। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है, अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है, और अगर विमेन होंगी पुलिस फोर्स में तो उससे पुलिस में एक सेंसिटिविटी और एक पोलाइटनेस आएगी। और साथ में उन्होंने ये भी बोला है जैसे सुराज्य की ज़रूरत है, मतलब गुड गवर्नेंस की ज़रूरत है। टुडे यू हैव टू लिव फॉर द कंट्री। साथ ही आईपीएस प्रोफेशनल्स को बोला कि पुलिस फोर्स आगे क्या करने वाली है, जैसे 100 ईयर्स होंगे इंडिपेंडेंस के, आज से 25 साल बाद, तब पुलिस फोर्स लोगों की नज़रों में कैसी होगी वो अब से डिपेंड करेगा कि अब से पुलिस फोर्स कैसा काम करने वाली है आगे। अब यहाँ पे महाराष्ट्र मूव्स एससी फॉर एम्पिरिकल डेटा ऑन ओबीसी फ्रॉम सेंटर। तो यहाँ पे मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने एक स्ट्रक डाउन कर दिया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट्स 1994 अमेंडमेंट ऑफ द महाराष्ट्र जिला परिषद एंड पंचायत समिति एक्ट। इस एक्ट के थ्रू महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 27% रिजर्वेशन दिया था ओबीसी को, जो भी लोकल बॉडी इलेक्शंस होते हैं उसमें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसने स्ट्रक डाउन कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि स्टेट गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा जो रिप्रेजेंटेशन है वो ओबीसी का काम है, तो उसके लिए उन्हें डेटा पेश करना पड़ेगा, जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नहीं किया था, उसकी वजह से ये स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। तो while giving the verdict, the SC had pointed out that the state government can give reservation to the OBC, कि स्टेट गवर्नमेंट रिजर्वेशन दे सकती है ओबीसी को लोकल बॉडीज़ में, लेकिन उसके लिए पहले स्टेट गवर्नमेंट को एक डेडिकेटेड बैकवर्ड क्लास कमीशन बनानी पड़ेगी जो कि इंपीरिकल इंक्वायरी करेगी इस बारे में कि जो ओबीसी कम्युनिटी है क्या उसका सच में रिजर्वेशन कम है, रिप्रेजेंटेशन कम है। तो इन अकॉर्डेंस विद कोर्ट्स डायरेक्टिव्स, तो कोर्ट के डायरेक्टिव्स के अकॉर्डेंस में फिर गवर्नमेंट ने एक कॉन्स्टिट्यूट की महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन। तो अब उसे डेटा चाहिए, यूनियन से डेटा मांग रही है वो, तो एक्चुअली डेटा अभी तक मिला नहीं था, तो इसीलिए उन्होंने पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में कि वो सेंटर को बोले कि उनको डेटा दे ओबीसी के बारे में कि लोकल बॉडीज़ में उनका कितना रिप्रेजेंटेशन है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब इंडिया यूएनएससी को प्रेसाइड करने वाला अगस्त में, तो बेसिकली 3 इश्यूज़ को उठाएगा इंडिया, 3 मेजर एरियाज पे फोकस करेगा। पहला मैरीटाइम सिक्योरिटी, दूसरा पीस कीपिंग और तीसरा काउंटर टेररिज्म
तो इन 3 चीज़ों पे फोकस करेगा। इंडिया का 2 ईयर टेन्योर एज अ नॉन परमानेंट मेंबर शुरू हो चुका था जनवरी 1, 2021 से ही। आगे चलते हैं, यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। यहाँ पे इंडिया चाइना होल्ड 12th राउंड ऑफ टॉक्स, होप फॉर अ ब्रेक थ्रू। अब द मीटिंग वॉज हेल्ड ऑन द चाइनीज साइड ऑफ द चुशल मोल्डो बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट। तो यहाँ पे चुशल मोल्डो बॉर्डर पे मीटिंग शुरू हो गई है। तो वहाँ पे हॉट स्प्रिंग और गोगरा पोस्ट में कैसे डीएस्केलेशन होगा उस बारे में बात चल रही थी। तो इंडिया की जो साइड है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो जो चाइना के साथ बॉर्डर उसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं, और जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर उसे एलओसी बोलते हैं। तो काफ़ी प्लेटून साइज ट्रूप्स इंडिया की साइड पे लगा रखी थी चाइना ने, तो उस बारे में ब्रेक थ्रू की बात चल रही थी। द टॉक्स हाउएवर आर लाइकली टू रिजॉल्व इश्यूज इन देपसांग एंड देमचोक। तो ये जो इश्यूज है यहाँ से जो गोगरा है उन सारे इश्यूज को तो सॉल्व किया जाएगा, गोगरा पोस्ट और हॉट स्प्रिंग का, लेकिन जो देमचोक और देपसांग है शायद उसका इशू सॉल्व ना किया जाए। इन देपसांग प्लेन्स चाइनीज पीएलए ट्रूप्स है ब्लॉकिंग इंडियन सोल्जर्स। तो अब जो देपसांग प्लेन है वहाँ पे जो चाइना के पीएलए ट्रूप्स हैं वो इंडिया के सोल्जर्स को पेट्रोलिंग नहीं करने दे रहे हैं, जो कि बेसिकली पहले इंडिया के सोल्जर्स वहाँ पे पेट्रोलिंग करते थे। इन देमचोक सोर्सेस सेट सो कॉल्ड सिविलियंस। अब जो देमचोक है वहाँ पे जो सिविलियंस है, जो चाइना कहता है कि उनके सिविलियंस है, उन्होंने एक्चुअली वहाँ पे टेंट्स लगा दिए। इंडिया की साइड में, जो इंडिया की साइड में शार्डिंग नाला है वहाँ पर चाइना के सिविलियंस ने अपने टेंट्स लगा रखे हैं। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे बिजनेस ओनली विद गवर्नमेंट। तो अब एनएसओ का ये कहना है कि वो सिर्फ गवर्नमेंट के साथ ही बिजनेस करती है। तो ऑथर ने ये बोला, जब एनएसओ ने अपने स्टेटमेंट में ये बोला है कि एनएसओ सेल्स इट्स टेक्नोलॉजी सॉलिडली टू द लॉ इन्फोर्समेंट एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ द वेटेड गवर्नमेंट्स। तो या तो इंडियन गवर्नमेंट ने खरीदा है एनएसओ, अगर इंस्टॉल किया हुआ देखा गया है लोगों के फोन्स में, जैसे कि एक रिपोर्ट आई थी। सम क्लाइंट गवर्नमेंट्स में हैव मिसयूज द स्पाईवेयर। और यहाँ पे एनएसओ का ये भी कहना हो सकता है उनकी ही कुछ जो क्लाइंट गवर्नमेंट्स थे उन्होंने मिसयूज किया है स्पाईवेयर को। तो ऑथर ने बोला एनएसओ ग्रुप हैड एन इंडियन क्लाइंट एंड सम फोन्स इन इंडिया हैड बीन इन्फिल्ट्रेटेड। तो ये वाली जो न्यूज़ आई है कि कुछ एनएसओ ग्रुप है उनका इंडिया क्लाइंट भी है और इंडिया के फोन्स भी इन्फिल्ट्रेट हुए हैं। तो ऑथर ने बोला है कि बहुत सारी कंट्रीज़ में इस स्पाईवेयर को देखा गया, पेगासस स्पाईवेयर लोगों के फोन्स में इंस्टॉल था, हैक करने की कोशिश की गई। तो सारी डेमोक्रेसीज़ ने क्या उसके लिए स्टेप्स लिए और इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए। फॉर एग्जाम्पल ऑथर ने यहाँ पे कंपेयर किया है, जैसे फ्रांस है, तो फ्रांस टुक सीरियस एक्सेप्शन टू द एलिगेशन। प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने एक इमरजेंसी सिक्योरिटी मीटिंग बुलाई, इन्वेस्टिगेशन शुरू कराई। साथ ही इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट से भी बात की कि आप इसके बारे में इंक्वायरी करो। इजराइल ने इसके बारे में इंक्वायरी करना शुरू कर दिया है। लेकिन जो हंगरी है, द मिनिस्टर ऑफ जस्टिस, उनके मिनिस्टर ऑफ जस्टिस ने ये बोला कि हर कंट्री के पास ऐसे टूल्स होने चाहिए, और साथ ही उन्होंने कोई भी कमेंट करने से मना कर दिया स्पाईवेयर पे। तो ऑथर ने बोला इंडिया में भी हंगरी जैसा ही कुछ रिस्पॉन्स देखने को मिला है। तो इंडिया एज ऑफ नाउ रैंक्स विद हंगरी। तो क्या हमें इसके लिए गर्व महसूस करना चाहिए। अब स्लो स्टडी री इमेजिनिंग ऑफ फूलन एज अ कास्ट आइकन। तो बस आपको मैं यहाँ पे कम्युनिटी का नाम बताने चाहती थी। ये जो फूलन देवी है ये बिलोंग करती थी मल्ला कम्युनिटी, जो कि एक बोटमैन कम्युनिटी होती है। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। यहाँ पे यूएस इश्यूज न्यू क्यूबा सैंक्शंस, बाइडन सेज मोर टू कम। अब यूएस ने और ज़्यादा सैंक्शंस लगा दिए क्यूबा पर। क्यूबा में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट तो चल ही रहे हैं और सरकार उन प्रोटेस्टर्स को दबाने की कोशिश कर रही है। तो यूएस ने उसके चलते क्यूबा पर सैंक्शंस लगा दिए। तो द यूनाइटेड स्टेट्स इम्पोज सैंक्शंस ऑन द क्यूबन पुलिस फोर्स एंड 2 ऑफ इट्स लीडर्स ऑन फ्राइडे इन रिस्पॉन्स टू द हवाना गवर्नमेंट्स क्रैकडाउन। तो क्योंकि हवाना गवर्नमेंट क्रैकडाउन कर रही थी प्रोटेस्टर्स पर, तो उन्होंने सैंक्शंस लगा दिए हैं। अब जो फ्लोरिडा है यूएस का स्टेट, वहाँ पर क्यूबन अमेरिकन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो फ्लोरिडास क्यूबन अमेरिकन कम्युनिटी, मैनी ऑफ हुम आर वेरी वोकल ओपोनेंट्स ऑफ द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन हवाना। और वो लोग भी जो हवाना में, एक्चुअली क्यूबा में जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है उसके ओपोनेंट हैं, हैव बीन कॉलिंग ऑन द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन से बार बार बोल भी रहे थे कि जो भी एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट चल रहे हैं क्यूबा में, आप उसको सपोर्ट करो। अब बाइडेंस की जो अप्रोच है क्यूबा में, जैसे वो और ज़्यादा सैंक्शंस लगा रहे हैं, वो शायद इसलिए भी लगा रहे हो कि जैसे इस बार फ्लोरिडा में जो जीते थे तो वो रिपब्लिक पार्टी जीती थी, तो इस बार हो सकता है वो ऐसे सैंक्शंस लगा रहे हैं तो इसका उनको अगले इलेक्शंस में उनको फ़ायदा मिल सके, और जो ज़्यादा क्यूबन कम्युनिटी फ्लोरिडा में रहती है वो डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए वोट करे। तो एक्सपर्ट सेड बाइडेंस अप्रोच टू क्यूबा विल play a major role in the Democratic Party's fortune in Florida, which is one of the most crucial battleground states in presidential elections। और क्यूबा अपनी वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस देख रहा है। आगे चलते हैं यहाँ पर। अब सीपीसी जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है, उसका ये कहना है कि कम्युनिस्ट पार्टी दैट कमांड्स द गन्स, और उन्होंने अपनी मिलिट्री को बोला है कि वो वर्ल्ड बेस्ट मिलिट्री बन जाएंगी, मिलिट्री आर्मी बन जाएंगे बाई 2027। इसके अलावा इन्होंने प्लान्स को भी फाइनलाइज किया है कि कैसे ये फुली मॉडर्न मिलिट्री बनाएंगे, जैसे यूएस की है वैसे ही 2027 तक।
तो इनके काफ़ी एस्पिरेशंस है। आगे चलते हैं हम। यहाँ पे अफगान के बारे में हम जानेंगे। अफगान्स करेंटली अकाउंट फॉर वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ रेफ्यूजीज एंड असाइलम सीकर्स। तो जो अफगान्स हैं उनकी वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है अगर रेफ्यूजीज के उसमें देखो और असाइलम सीकर्स में देखो। तो अराउंड 3 मिलियन पीपल एंड रिप्रेजेंट द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ असाइलम क्लेम्स इन यूरोप आफ्टर सीरिया। तो सबसे ज़्यादा इन्होंने असाइलम ले रखे हैं सीरिया में, दूसरे नंबर पर यूरोप में। अब तालिबान यहाँ पे वापस से इंसर्जेंसी कर रहे हैं तो देखा जा सकता है जो अफगान के लोग हैं वो वापस से दूसरे देशों में फ्ली करने शुरू कर चुके हैं। लेकिन इस बार का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि अब जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते कि बाहर से उनके यहाँ रेफ्यूजीज़ आएँ। तो बट द न्यू आउटपोरिंग ऑफ अफगान्स comes as attitudes towards migrants have hardened around the world. After forging a repatriation deal in 2016 to stern migration from war-afflicted countries, Europe has deported tens of thousands of Afghan migrants. तो यूरोप भी काफ़ी माइग्रेंट्स को वापस भेज चुका है। 100,000 more are being forced back by Turkey. टर्की भी ऐसे बहुत सारे लोगों को वापस भेज चुका है। इसके अलावा पाकिस्तान और ईरान भी, क्योंकि लोग अब होस्ट नहीं करते हैं कि उनके रेफ्यूजीज आए, क्योंकि वैसे भी रिसोर्सेज की कमी हो रखी है। अब इंडिया सूटेड लो कॉस्ट मोबाइल प्रोडक्ट्स, IT मिनिस्टर कॉन्टेस्ट सीक्स आइडियाज़ फॉर प्रोटोटाइप। अब इंडिजीनियस डिज़ाइनिंग को प्रमोट करने के लिए कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़े इंडिया में, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की इंडिजीनियस डिज़ाइनिंग हो सके और साथ ही ऐसी डिज़ाइनिंग हो सके जो कि इंडिया के कस्टमर्स के लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो, ज़्यादा सूटेड हो। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लोकल कंपनीज और स्टार्टअप्स को बोला है कि आप आइडिया सबमिट करो कि कैसे आप लो कॉस्ट पावर बैंक बना सकते हो, वायरलेस चार्जर्स बना सकते हो, ब्लूटूथ स्पीकर्स बना सकते हो। तो इन सारी चीज़ों को आप ऐसा बनाओ जो सस्ते में भी बन जाए, इंडिया में भी मैन्युफैक्चर हो सके और जो इंडिया के लोगों की नीड्स है, डोमेस्टिक नीड्स, उसको फुलफिल कर सकें। इसके लिए कैश प्राइजेस भी अनाउंस किए गए हैं। तो देयर इज अ नीड टू डेवलप, तो ज़रूरत है कि ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस की जाएँ जो कि अच्छी क्वालिटी हो, साथ ही लो कॉस्ट हो और इंडिया के नीड्स को सूट करते हुए बने। जैसे कि स्मार्ट लाइट सिस्टम जो कि बेसिकली इंपोर्ट किया जाता है, तो जो इंडिया का डोमेस्टिक वोल्टेज वाटर सिचुएशन है तो वो उसको सूट नहीं कर पाता। तो हमें ऐसी चीज़ें बनाने के लिए ज़रूरत है जो कि इंडिया को सूट करें। इसके अलावा द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज IT मिनिस्ट्री फॉर द प्रमोशन ऑफ स्टार्टअप लोकल मैन्युफैक्चरिंग, इसके लिए कि स्टार्टअप सीड फंड बनाने की भी बात की गई थी लगभग 1000 करोड़ की, जो कि इनिशियल कैपिटल के लिए हेल्प करेगा। जो भी स्टार्टअप्स उनको इनिशियल कैपिटल प्रोवाइड करेगा। तो विच एम टू आइडेंटिफाई 300 स्टार्टअप्स विच वुड बी प्रोवाइडेड सीड फंड ऑफ अप टू ₹25 लाख। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जैसे एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाने की बात की गई थी, तो उसके लिए कॉन्टेस्ट हो रहा है कि कोई भी अपना वो लोगो बना के दे सकता है, टैगलाइन दे सकता है। तो नेम, टैगलाइन एंड लोगो ऐसा होना चाहिए जो कि इंटेंट दिखाई कि DFI क्यों बनाया गया है। आगे चलते हैं। यहाँ पे सर्विस ट्रेड क्रिटिकल टू बूस्ट एवर एक्सपेंडिंग इंडो US बिजनेस टाइज। अब इंडिया एंड US आर 2 नेचुरल पार्टनर्स। तो ऐसा पीयूष गोयल का कहना है, जो इंडिया और US है वो 2 नेचुरल पार्टनर्स हैं और साथ ही इन्होंने हमेशा अपना टेस्ट ऑफ टाइम जो कि शेयर्ड वैल्यूज़ है हम दोनों की, इन इक्वालिटी की, लिबर्टी की, डेमोक्रेसी की। इंडिया पहले सिर्फ लो कॉस्ट सर्विस प्रोवाइडर था US का, लेकिन अब इंडिया उससे आगे बढ़कर हाई वैल्यू एडेड पार्टनर बन गया US का। अब ऐसा कैसे हुआ? तो इंडिया अब स्टैंडर्ड्स बना रहा है कि कैसे सर्विस सेक्टर्स में हाई स्टैंडर्ड्स लेकर आए और ऐसे हाई क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड करें जो कि यूरोप में प्रोवाइड की जाती है। तो इंडिया इज फॉर्मुलेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर द सर्विसेज सेक्टर सो दैट द कंट्री कैन हैव हाई क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने ये सारी बातें बोली है। साथ ही उन्होंने बोली कि इंडिया अब वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिजिटल मार्केट बनने वाला है, भले ही वो फिनटेक में हो या एडुटेक में हो, टेलीमेडिसिन में हो। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आया। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।